सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक आपका जैसे कि बायोलॉजी में आपको जहाँ तक बताया गया था, आपका ये जो फाउंडेशन बेच है बायोलॉजी फाउंडेशन बेच, ये शॉर्ट टाइप वीडियो रहने वाला होगा। तो इसमें आपको बेस्ट कंटेंट के साथ सभी डिटेल में बताया जाएगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेल डिवीज़न के बारे में मैं बताया था, जो सेल डिवीज़न कहाँ नहीं होता है, तो सेल डिवीज़न जो होता है न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता मानव, जैसे कि और उससे पहले मैंने बताया था कि जैसे कि मानव में सबसे छोटी सेल जो होता था शुक्राणु यानी स्पर्म का था, और मानव में सबसे बड़ी सेल जो था अंडाणु का था, जिसे हम ओवम कहते हैं इंग्लिश में। उसी तरह मानव में सबसे लंबी सेल जो है न्यूरॉन सेल है। मानव में अगर देखा जाए अमूमन मानव में सबसे जो लंबी सेल है, लंबी सेल, ये आपको मानव में सबसे लंबी सेल किसका मिल जाएगा, ये आपको न्यूरॉन सेल का मिल जाएगा। इसको नोट कर लेना अच्छे से। न्यूरॉन सेल एज इट इज़, यहाँ तक आपको मैंने बताया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये मैं उस दिन भी आपको कवर कराया था, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब देखिए, सेल डिवीज़न इसमें नहीं होता है। न्यूरॉन सेल जो होता है ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए जो है पुलिस वगैरह सब कहते हैं हेलमेट लगा के चलने के लिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को होता क्या है कि ब्रेन जो है क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा हुआ होता है, वो उसका सुरक्षा कवच है। उसके भीतर में जो होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सब होता है। तो उसके अंदर में अगर चोट लग जाए तो यानी कि मेनिंजॉइट आप कह सकते हैं कि मैं उसके नीचे जो है क्रेनियम नामक हड्डी है, उसके नीचे मेनिंजॉइट से घिरा हुआ रहता है, झिल्ली से। अब उसमें चोट लगने से आदमी को अगर सूजन हो जाए तो वहाँ पे जो है ब्लॉकेज का संभावना, अब वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होगा ब्रेन में, जिस कारण से इंसान की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है स्पॉट पे ही। तो इसी वगैरह से, इसी कारण से आप पुलिस कहते हैं हेलमेट लगा के चलने। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सेल लंबी है, सबसे मानव में सबसे लंबी सेल अगर देखा जाए, सबसे लंबी, इसको नोट कर लेना अच्छे से, मैं उस दिन भी आपको बताया था। मानव में सबसे लंबी सेल, मानव में सबसे लंबी सेल आपको न्यूरॉन सेल, और इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, ये भी आप नोट कर लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे पुनर्निर्माण यानी सेल डिवीज़न, जैसे कि सबसे, अगर ये आपको पता चल गया, इसका एक पार्ट और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसे सेल डिवीज़न, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में लेके चलते हैं। सेल डिवीज़न मैं आपको लेके चलता हूँ, इसको नोट करते चलना। अब देखो, ये जो सेल डिवीज़न है, ये दो यहाँ पे देखो। सबसे पहले देखो, ब्रेन में हमने देखा कि वहाँ पे ब्रेन का पार्ट होता है। देखिए, ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी बड़ा पार्ट होता है उसमें जो होता है 90% में, या जो मुख्य ब्रेन का जो मुख्य पार्ट होता है उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। जो अदर पार्ट होता है, जब मैं आपको ब्रेन बताऊंगा ब्रेन के बारे में, तो उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो अभी इसको रहने देता हूँ ब्रेन का। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ सेल डिवीज़न, यानी कि जो होता है सेल का डिवीज़न होता क्या है कि शरीर में कहीं किसी जगह पे चोट लग जाने या जो टूट फूट, यानी वहाँ पे जो है सेल टूट जाती है, तो उसके आसपास के सेल क्या करता है, वो अपने आप को मतलब कि रिजनरेट करके वहाँ पे उस जगह पे, टूटे हुए जगह पे सेल के नया जगह पे वहाँ पे नया सेल आ जाते हैं। तो इस तरह से आई होप मैं उस दिन भी आपको बताया था। तो सेल डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो कोशिका है उसका पुनः निर्माण किस तरह से होता है। सबसे पहले देखो, जो लीवर में होता है, लीवर में यहाँ पे देखना, लीवर में, लीवर यानी यकृत, क्या, इसको लेके चलते हैं, यकृत, सॉरी, इसको लेके चलते हैं। लीवर को यकृत भी बोलते हैं। अब इसमें जो होता है सबसे तेज, ये सबसे तेज सेल डिवीज़न होता है किसमें, लीवर में, इसको नोट कर लेना। उसके बाद जो है सबसे धीमा अगर सेल डिवीज़न होता है तो ब्रेन में होता है। किसमें सबसे धीमा, किसमें होता है, ब्रेन में, इसको नोट कर लेना, ब्रेन में। अब बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता होगा कि मैंने कहा था अभी जस्ट कि ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, यानी कोशिका का नया निर्माण नहीं होता है। तो फिर मैं ये कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे
आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ब्रेन का जो मुख्य पार्ट होता है ना उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो जो अदर पार्ट होते हैं ब्रेन में उसमें सेल डिवीज़न बहुत धीमा होता है, आप कह सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेन में सेल डिवीज़न धीमा होता है। क्या होता है? धीमा होता है। इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब एक चीज़ इसमें नोट करना कि जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, तो पुलिस इसी कारण से कहते हैं हेलमेट लगा के चलने। और अगर देखा जाए तो आर्टिकल 21 यह कहता है, यानी कि आर्टिकल 21 आपको मरने का अधिकार नहीं देता। इसी कारणवश से आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप अगर पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये सब आपको चल जाएगा। तो अब देखो, कोशिका एक झिल्ली में बंद रहता है। तो अब चलिए ये समझते हैं कोशिका के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, नोट करना, इसको नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, कोशिका यानी सेल, कोशिका माने सेल। कोशिका एक झिल्ली में बंद रहता है। किस में बंद रहता है? एक झिल्ली। कोशिका एक झिल्ली में बंद रहता है। कोशिका एक झिल्ली में बंद रहता है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखिए, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जिसे, इसको नोट करना, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एज इट इज, यहाँ तक मैंने आपको कवर कराया। अब देखो यहाँ तक आपको पता चल गया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब कुछ पार्ट जान लेते हैं। अब देखो, कोशिका जो यानी सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक संरचना बनाता हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, एक तरह से सेल का मैं संरचना बनाया। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन, इसे हमने आपको या इसका नाम दिया मैंने यहाँ पे, देखो सेल मेम्ब्रेन इसे कहा। इसको नोट करते चलना, इसे सेल मेम्ब्रेन कहा। अब जो इसके भीतर है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे एम से डिनोटेड करते हैं। इसे आप कह सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय एम। देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये पतली होती है, कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं। अब इसके अंदर जो होता है ये एम, जिसे हम कहते हैं, ये एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सेल के अंदर क्या पाया? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी कि एम पाया जाता है। इसका अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर जूम करके देखा जाता है तो इसके अंदर एक आकृति होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। अब देखो, चलिए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। तो अब देखो, इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर देखा जाए, यानी एम को अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाए, तो आपको पता है क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक आकृति दिखेगा, एक संरचना दिखेगा, एक स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर का नाम जो है क्रिस्टी रखा गया। क्या रखा गया? क्रिस्टी, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको इस तरह से दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो इस तरह से। और इसके अंदर जो है एक संरचना इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आप कह सकते हैं संरचना, इस तरह से संरचना दिखेगा। तो इसे ही हमने क्या कहा? क्रिस्टी कहा। क्या कहा? क्रिस्टी। इसको नोट कर लेना, थोड़ा सा सुन के भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसे हमने क्रिस्टी कहा। क्या कहा? क्रिस्टी। चलो, ये हो गया आपका। तो मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू से जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, तो जूम करके देखा उसके अंदर, तो उसके अंदर एक आकृति दिखी जिसे हमने नाम दिया क्रिस्टी। और आपको यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देखिए, ऑक्सीश्वसन जो होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑक्सीश्वसन कौन करता है? हमारे भीतर जो ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है।
इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ऑक्सी श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, बस इतना दूर तक ही रहने देता हूँ। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जो आने वाला जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका लेक्चर, तो उसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से ऑक्सी श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आखिर क्रिस्टी का काम क्या होता है, जो आपने देखा वो क्रिस्टी, वो क्रेब्स साइकिल का खोज जो है क्रेब्स ने किया था, वो सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जब, जैसे कि थोड़ा सा इमेजिन करना, जब आप सांस लेते हो तो सांस जो है आपका कहाँ जाता है, आपका सांस जाता है फेफड़ा में। और फेफड़ा जो होता है आपका, और जो फेफड़ा में जो है क्या सांस के साथ, जो आप कह सकते हैं हवा के साथ, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फेफड़ा में क्या आया हुआ रहता है, तो वो आया हुआ रहता है आपका ब्लड और हवा लेके आया हुआ रहता है। जो आप कह सकते हैं ब्लड जो है यह हवा को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो, अब फिर से देखो, जब हम सांस लेते हैं तो सांस जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में आया रहता है ब्लड, और यह हवा को लेकर चला जाता है, यह हवा को लेकर चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन जाता है तब इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलना शुरू होता है, क्रेब्स साइकिल। और इसके फलस्वरूप 38 एटीपी, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म आपने जैसे जाना होगा, इससे जब 9th-10th में होगे या 11th-12th में अगर बायोलॉजी से रिलेटेड होगे तो आपको पता, 9th-10th में अक्सर सभी को एटीपी का फुल फॉर्म पता चलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल और 38, यहाँ पे देखो क्रेब्स साइकिल, और इसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और जो आप यहाँ पे समझना, एक संरचना मैं बनाता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि ये था कोशिका था, इसके अंदर क्या था, एम था। जब इसको जूम किए तो फिर एक संरचना दिखा इस तरह से, इसके अंदर क्या था, इस तरह से ऐसे कुछ था। तो इसको अब जो है, इसको हमने क्या नाम दिया, क्रिस्टी नाम दिया। क्या नाम दिया, क्रिस्टी। एज इट इज़, यहाँ तक आपको पता चल गया कि इसको क्रिस्टी नाम दिया। अब देखो इसी में हमने कहा कि जैसे कि O2 जो होता है, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सी श्वसन होता है। इसमें क्या होता है, O2 का ऑक्सी श्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। और इसके फलस्वरूप इसमें क्रेब साइकिल चलते हैं। क्या चलते हैं, क्रेब साइकिल चलते हैं। और यहाँ पे देखो क्रेब साइकिल का खोज जो है क्रेब्स ने किया था। तो वो आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन दे रहा था, बस यहाँ तक मैं रहने देता हूँ। तो चलिए इससे रिलेटेड जो है कल का जो टॉपिक होगा उसमें आपको ये बताया जाएगा अच्छे से किस तरह से क्रेब साइकिल चलता है, और 38 एटीपी क्या है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये आपको अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।